कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशंस हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो बात की थी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमें या तो फॉर्मूला पता हो या उसका डिफिनीशन पता हो, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने एक क्वांटिटी कहा इंटेंसिटी, और हमने इंटेंसिटी को डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमने इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इट इज एनर्जी, और जिसमें यहां पर यूनिट लग गया, किसमें लगा, एक टाइम में और किसमें लगा, एरिया में, है ना। इस दोनों को कहां रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, एरिया इंटू टाइम। अब अगर हम इसका ऐसा यूनिट ढूंढ रहे हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो इट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और हम यहां एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर भी कह सकते हैं, सो ये हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, पावर पर यूनिट एरिया, है ना। और इस तरीके से इसका यूनिट क्या हो सकता है, पावर का यूनिट हो गया वॉट, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। और अगर हम इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करें ऐसा यूनिट में, तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 अपॉन, एरिया का हो गया एल स्क्वायर और टाइम का हो गया टी। तो इसका क्या डायमेंशन बनेगा, ये हो जाएगा एम टी इनवर्स 3। हमारी बात समझ में। अब सोचो कि हमने लिखा एक सोलर कांस्टेंट, और सोलर कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ यूनिट सरफेस of the planet per second। सोलर कांस्टेंट किसी प्लैनेट का कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज सोलर एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द प्लैनेट पर सेकेंड, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सोलर एनर्जी, और पर यूनिट क्या है, सरफेस एरिया, है ना। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एरिया इनटू पर सेकेंड, यानी टाइम कहां होगा, डिनोमिनेटर में, है ना। अब सोलर कांस्टेंट का भी यूनिट यही होगा और डायमेंशन यही होगा। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। बात आ रही समझ में? और डायमेंशन क्या हो जाएगा? mt इनवर्स 3 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा बोलो? क्यों ऐसा हो जाएगा? सब कुछ तो ऐसा ही है। यहां किसी भी एनर्जी की बात हो रही थी इंटेंसिटी के लिए, है ना? वेव की एनर्जी है तो इंटेंसिटी डिफाइंड है। अब ये किसी भी वेव की बात हो रही थी, लेकिन यहां मैं सोलर कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। तो एनर्जी, सोलर एनर्जी हो या किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है ना? और डायमेंशन में उसका डायमेंशन यही आने वाला है, ml स्क्वायर t इनवर्स 2, इसीलिए इसका डायमेंशन भी यही होगा। बात समझ में आई? हालांकि इस दोनों क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या है? अलग अलग है, लेकिन सेम यूनिट है और सेम डायमेंशन। तो अगर मैं इस यूनिट को देख लूं तो देख के मुझे इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि ये जो सोलर कांस्टेंट है ये कुछ नहीं, इंटेंसिटी ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो फटाफट नोट कर लो। अब देखो कि एक हमारे पास और फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी फ्लक्स। ठीक है? एनर्जी फ्लक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ unit area in unit time। है ना? कैसे हम लोग एनर्जी फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं? एनर्जी फ्लोइंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? इन अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया, इन अ यूनिट टाइम। तो अगर मैं एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, यही आएगा। और फिर ये देखो कि ये भी एक कोई तीसरा क्वांटिटी है, लेकिन इसका भी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? अगेन इट इज ml स्क्वायर t इनवर्स 2 अपॉन l स्क्वायर इनटू t, सो इट इज mt इनवर्स 3 हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, सेम यूनिट है, सेम डायमेंशंस है, लेकिन तीनों डिफिनीशन वाइज सेम नहीं है, तीनों के अलग अलग डिफिनीशन है। यानी अगर मुझे डिफिनीशन पता है या फॉर्मूला पता है तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है? अब जैसे मान लो हमसे कहा कि राइट डाउन डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field. This is electric field and this is magnetic field. तो अब ऐसे सवालों को करने के लिए क्या सोचे हम लोग? तो फिजिक्स में कोई भी ऐसा रिलेशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व हो,
साथ में कौन हो, कोई फोर्स हो या फिर एनर्जी हो। हम जब भी कोरिलेट करेंगे किसके साथ कोरिलेट करेंगे, या तो फोर्स के साथ कोरिलेट करेंगे या फिर एनर्जी के साथ कोरिलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स पूरे फिजिक्स में कैसा भी हो, फोर्स का डायमेंशन क्या होने वाला है, ml t इनवर्स 2 होने वाला है। और पूरे फिजिक्स में एनर्जी कैसा भी हो, हम लोगों ने देखा है अभी बहुत तरह का एनर्जी देख चुके, इसमें क्या हो गया, ml स्क्वायर t इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए हम लोग फोर्स या एनर्जी से कोरिलेट करते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स में एक रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर चार्ज को कैसे हम लोग देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज करंट इनटू टाइम। करंट कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। हमने एसआई यूनिट्स में इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल मान लिया है और टाइम को भी फंडामेंटल मान लिया है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो, एटी एम्पियर टाइम। और फोर्स से यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे, ml t इनवर्स 2 हो जाएगा, और चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, at हो जाएगा, है ना। और फिर हम लोग इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, तो ये कितना आया, ml t इनवर्स 3a इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, QVB। वैसे तो QV क्रॉस भी होता है, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन डायमेंशन की जहां तक बात है हम इसको सिंपल वे में QVB लिख सकते हैं। Q क्या है, चार्ज है जिसका डायमेंशन ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। V क्या है, स्पीड है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT इनवर्स हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन जानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख सकते हैं, और यहां से हम लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन। कैसे लिख दोगे, फोर्स का हो गया ml t इनवर्स 2, चार्ज का हो गया at, और वेलोसिटी का हो गया lt इनवर्स, है ना। l क्या हो जाएगा, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। t का पावर क्या हो जाएगा, यहां माइन, ये और ये कैंसिल हो गया, तो L और L कैंसिल हो गया, तो mt इनवर्स 2a इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। क्लियर है? तो बस हमें चाहिए क्या, या तो फॉर्मूला या डेफिनेशन, ठीक है। हम फिजिक्स के अगर अलग अलग ब्रांच में चाह रहे हैं तो कोरिलेट करने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हमारे पास साधन है फोर्स, नहीं तो एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है, या तो फोर्स या एनर्जी, यहां से एंट्री मिलनी आसान हो जाती है, क्योंकि किसी भी तरह का एनर्जी होगा तो पूरे फिजिक्स में सेम डायमेंशन उसको यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का फोर्स होगा डायमेंशन सेम आएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो फटाफट नोट करो। गुड। इस डायमेंशनल एबिलिटी जो हमारी अभी बिल्डअप हुई है कि हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस लिख सकते हैं, इसका क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हमें 2-3 पॉइंट जानना जरूरी है, जिसमें एक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है,
तो इसमें देखना ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक वर्ड है होमो और दूसरा वर्ड है जेनिटी। होमो का मतलब हो गया सेम, एक जैसा, लाइक, और जेनिटी वर्ड जेनस से बना है। एक तरह से अब बायोलॉजिकली मत ले लेना, लेकिन स्पेसीज जैसा कुछ मीनिंग होता है ना, मतलब एक ही तरह के, एक ही जाति के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही। तो ये ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेम स्पेसीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक ही स्पेसीज के हैं तो उसके डायमेंशंस बराबर होंगे। मान लो दो फोर्स है तो उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना, भले ही वो फोर्सेस अलग अलग नेचर का हो। जैसे हम कहें इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों फोर्स ही है, दोनों की स्पीसीज सेम है। लेकिन अगर यहीं पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूं, तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर दोनों तो फील्ड ही है तो दोनों का स्पेसीज सेम हो जाएगा। यहां ये नहीं होगा, ये सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम स्पेसीज है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन सेम हो जाएगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, का डायमेंशन नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड के। यहां सेम है, यहां एफ का मतलब फोर्स लगाना है ना, यहां एफ का मतलब फील्ड लगाना, इसलिए अलग कर दिया मैंने। बात समझ में आ रही है दोनों फील्ड ही, लेकिन तुम इस दोनों का स्पेसीज सेम नहीं कर सकते, दोनों दो अलग अलग स्पेसीज के, लेकिन फोर्स दोनों के सेम स्पेसीज के। अब जैसे इसी में मैं और एक फोर्स जोड़ दूं, मैग्नेटिक फोर्स जोड़ दूं, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी डायमेंशन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशन होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जोड़ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जोड़ रहा हूं, तो ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन सेम होगा, ये नहीं होगा। फील्ड, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल तीनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन इनके जो फोर्स हैं वो एक ही स्पीसीज के। बात समझी? तो इस तरह से हम स्पीसीज डिसाइड करते हैं, डिफिनीशन से आ जाता है ना। अब आओ कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहती है। अब मान लो हमने कहा कि a प्लस बी या a माइनस बी, ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। अगर किसके साथ परफॉर्म करना है, यहां ए बी नंबर नहीं है, यहां ए बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे ए और बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मैं किन परिस्थिति में ये परफॉर्म कर सकता हूं, ये देखना है हमें। तो अगर मैं इसमें कहूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है और हम यहां पे मैग्नेटिक फोर्स उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो क्या मैं यहां ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तो कहा कि ये दोनों क्वांटिटी एक ही स्पीसीज के हैं, तो आप इन्हें ऐड कर सकते, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते। ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के डायमेंशन सेम है इसीलिए ऐड कर सकते, नहीं,
स्पीसीज सेम है इसीलिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और चूंकि स्पीसीज सेम है इसीलिए इसके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। किस में नहीं ऐड कर सकते? क्यों? किसने कहा कि सूडो फोर्स डायमेंशनलेस होता है? किसने इमेज? कुछ फॉर्मूला वगैरह याद है? कुछ इस तरह से लिखते हैं, एम ए टाइप लिखते हैं, है ना? तो एम क्या है? मास है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जब भी होगा तो इसका डायमेंशन कैसा आएगा? एम एल टी इनवर्स 2 आएगा या नहीं आएगा? फोर्स जैसा है कि नहीं है? न्यूटन में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट भी है, न्यूटन ही यूनिट होगा। तब बताओ, असल में सूडो फोर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। अभी हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। मोटा मोटी आप ये बात समझ लीजिए कि सूडो फोर्स में मास किसका लेते हैं? पार्टिकल का। एक्सेलरेशन किसका लेते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम का, एक्सेलरेटेड फ्रेम का। मास किसी और का, एक्सेलरेशन किसी और का। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अलग कहानी है। यानी सूडो फोर्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं है। लेकिन ये कह लेना कि सूडो फोर्स जो है वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये गलत। ठीक है, हम बिल्कुल इसमें सूडो फोर्स ऐड। चलो, तो हमने ये देखा कि वो दो फिजिकल क्वांटिटीज, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज एक ही स्पीसीज के हैं, उन्हें हम ये ऐड भी कर सकते हैं और उन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उनके डायमेंशंस भी सेम होने हैं। ठीक है, तो ए और बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? जब ए एंड बी क्या हो? सेम स्पीसीज के हो। तो हमने क्या सीखा कि ए प्लस और माइनस बी कैन बी परफॉर्म्ड, है ना? ये कब किया जा सकता है? अगर ए और बी क्या हो? ऑफ सेम स्पीसीज हो। समझ में बात आई या नहीं आई? क्लियर है? और इनके डायमेंशंस भी सेम हो जाएंगे। और क्या? अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन में ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या है? RHS। अब जरा गौर करो यहां पर कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? L, लेंथ। और ये जो टर्म हमको आया है ut टर्म है ना, ऐसा नहीं कि u अलग है t अलग है, ut एक टर्म हो गया। तो ut का क्या डायमेंशन है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ही ना, तो lt इनवर्स और किससे मल्टीप्लाई कर दें? t से। तो ये क्या हो गया? ut का डायमेंशन हो गया। फिर लगाया प्लस यहां पे, ये क्या हो जाएगा? हाफ। नंबर है, नंबर के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, lt इनवर्स 2 इंटू टी का स्क्वायर हो गया। तो इसका क्या आ गया? ये L आ गया, ये भी क्या आ गया? ये L आ गया। यानी हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? लेंथ है। राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है? ये इफेक्टिवली L प्लस L क्या आ रहा है? लेंथ आ रहा है ना? ऐसा नहीं लिख देना है कि L प्लस L इज 2L, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि L यहां कोई अलजेब्राइक क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सा क्वांटिटी है? डायमेंशनल है ये, है ना? डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम L माइनस L को भी L ही लिखेंगे और L प्लस L को भी L ही लिखेंगे। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही होगा, लेंथ में लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यानी किसी इक्वेशन में जो LHS का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन
RHS का होगा, क्योंकि किसी इक्वेशन में जितने सारे टर्म हैं सारे टर्म के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, देखो तो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहां पर कितने टर्म है इक्वेशन में, 3 टर्म है, एक एस, एक यूटी और एक हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना आया, एल आया। इसका डायमेंशन कितना आया, एल आया। इसका डायमेंशन कितना आया, एल आया। बात समझे कि नहीं समझे। तो किसी इक्वेशन में जितने सारे टर्म होंगे उन सारे टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है ये बात समझ में आई। यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या क्या सीखा, पहला ये सीखा कि जिस दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनके स्पेसीज सेम होंगे और इसीलिए उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। दूसरी बात क्या हमने सीखी कि किसी इक्वेशन में जो LHS का स्पेसीज होगा वही RHS का भी स्पेसीज होगा और इसीलिए उसके दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या सीखा कि किसी इक्वेशन में जितने सारे टर्म होंगे उन सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। इनफैक्ट उन सारे टर्म्स के स्पेसीज सेम होते हैं और इसीलिए उसके डायमेंशंस भी सेम हो जाते हैं। लेकिन टर्म्स के, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कैसे पता चलेगा कौन कौन टर्म है, तो किसी इक्वेशन में दो टर्म को कैसे सेपरेट करते हैं, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, नहीं तो इक्वलिटी रहेगी, है ना। जैसे यहां इक्वलिटी का साइन था, यहां प्लस का साइन। क्लियर है यहां तक, यहां तक बात समझ में आई। होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। होमोजेनिटी प्रिंसिपल की जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने नोट की वो क्या थी। पहली बात ये कि हम जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो ऐसा इक्वेशन लिखा है ना, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि A का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन B का भी होगा, क्योंकि हम उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और चूंकि ये इक्वेशन का LHS है और ये इक्वेशन का RHS है, तो यहां पर C का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों डायमेंशन सेम किए जा रहे हैं, क्योंकि स्पेसीज सेम है। हम इक्वेट किस दो को इक्वेट कर सकते हैं, सेम को ही इक्वेट कर सकते हैं ना। फोर्स को फोर्स से ही इक्वेट कर सकते हैं, फोर्स को मास से इक्वेट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये क्लियर है ना। तो ये चीज सब ध्यान में रखना है। तो इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन हमको पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ बातें हमें नोट करनी पड़ेंगी। क्या नोट करनी पड़ेंगी भाई, कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज है या कुछ ऐसा रिलेशंस है अवेलेबल जिसमें डायमेंशंस नहीं होता है ना। वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। कौन डायमेंशनलेस है ये हमें पता करना है। तो देखो, और कुछ ऐसे हैं जो यूनिटलेस भी हैं, तो सब दोनों में एक साथ देख रहे हैं। जैसे हमने लिखा नंबर, अब ये नंबर किसी भी प्रकार का होगा, ये क्या होगा, ये डायमेंशनलेस होगा और यूनिटलेस होगा, ठीक है। ना तो इसके यूनिट होंगे ना ही इसके डायमेंशंस होंगे, ठीक है। और एंगल, एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। एंगल के यूनिट होते हैं, है ना, क्योंकि हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि एंगल में हमने डिफाइन कर लिया है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या डिफाइन कर लिया है हम लोगों ने, रेडियन, और सॉलिड एंगल का रेडियन, है ना। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। और जितने क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हो गए सब यूनिटलेस हो गया, जो यूनिटलेस हो गया सब डायमेंशनलेस हो गया।
लेकिन एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है, चाहे प्लेन हो चाहे सॉलिड, जो डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तुमने गौर किया होगा इसके जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। बात समझे या नहीं समझे, है ना। अब आओ, किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज जो होता है वो यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। यानी फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसे होता है, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू होता है ना। तो न्यूमरेटर में जो यूनिट होगा वही तो डिनोमिनेटर में भी यूनिट होगा। सोचो कैसे, ये क्या लिखोगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय एक्स इनिशियल, तो ये क्या आ गया, एक्स फाइनल बाय एक्स इनिशियल -1। तो ये जो क्वांटिटी हमारा आ रहा है ये क्वांटिटी का यूनिट होगा कि नहीं होगा, ये यूनिटलेस है और ये डायमेंशनलेस है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो जितने भी ऐसे क्वांटिटीज हम फिजिक्स में यूज करते हैं जो फ्रैक्शनल चेंज है या रिलेटिव चेंज है किसी क्वांटिटी का, तो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा और यूनिटलेस भी होगा। परसेंटेज चेंज जो होगा वो क्या होगा, हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज चेंज भी वही चीज है। परसेंटेज चेंज इन एक्स इज द फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स इंटू 100। तो जब यही मेरा डायमेंशनलेस है, ये तो नंबर है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है और यूनिट लेस है। बात समझ में आई, न डायमेंशंस होते हैं न यूनिट होते हैं। क्लियर है। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। एक ऐसा रेशियो, जैसे मान लो मैंने लिखा R, इट इज A अपॉन B, एक ऐसा रेशियो है। और यहां पर हमने ये कह दिया कि ये A और B क्या है, इट इज ऑफ सेम स्पीसीज। तो अगर ये दोनों सेम स्पीसीज का होगा तो ऐसी स्थिति में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिटलेस हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि जो यूनिट A का होगा वही यूनिट B का भी होगा। तो सेम यूनिट का रेशियो रहेगा तो यूनिट क्या रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये क्वांटिटी यूनिटलेस भी हो जाएगा और डायमेंशनलेस भी हो जाएगा। क्यों डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि जो डायमेंशन न्यूमरेटर का होगा वही डायमेंशन डिनोमिनेटर का भी होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेम स्पीसीज के क्वांटिटीज का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो वो यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था, C अपॉन V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो है ये भी स्पीड ही ना, और ये भी क्या है, स्पीड ही। तो स्पीड बाय स्पीड क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, और स्पीड बाय स्पीड यूनिटलेस भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। चलो फटाफट नोट कर लो। अब देखो, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं और इक्वेशन में हम लोग अक्सर उसको इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। तो सम ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस, वो कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होंगे।
तो एक है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे मैंने लिखा साइन ax प्लस बी, तो ये क्या कहलाया, ये हो गया आर्गुमेंट, हो गया इस फंक्शन का आर्गुमेंट। बेसिकली ये आर्गुमेंट एक एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा एंगल के ही निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो ये यहां पर एंगल है, इसीलिए इसका यूनिटलेस होना तो गलत हो जाएगा, है ना, लेकिन ये डायमेंशनलेस जरूर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं ये यूनिटलेस नहीं होते हैं, लेकिन डायमेंशनलेस होते हैं। और ये पूरा का पूरा फंक्शन जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक क्या है, नंबर है, तो ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है ना। और ये कंप्लीट में क्या होता है, यूनिटलेस भी होता है। ध्यान दो, आर्गुमेंट यूनिटलेस नहीं है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, यूनिटलेस है, और ये फंक्शन क्या है, डायमेंशनलेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर कोई यहां पर ax प्लस बी का डायमेंशन लिखे तो क्या लिखेगा, 1। 1 कहने का मतलब हो गया m का भी पावर 0 है, l का भी पावर 0 है, t का भी पावर 0 है, तो 1 ही होगा। और कोई ऐसा लिखे कि साइन ऑफ ax प्लस बी, इसका डायमेंशन कितना होगा, ये भी डायमेंशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा फंक्शन है लॉग फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मैंने लिखा ln ax प्लस बी, यहां पर ये ax प्लस बी क्या है, ये आर्गुमेंट है ना, और ये आर्गुमेंट डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आर्गुमेंट क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं और यूनिटलेस होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो ax प्लस बी है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1, यानी डायमेंशनलेस है। और ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ln ax प्लस बी, ये पूरा कंप्लीट फंक्शन भी क्या है, डायमेंशनलेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? और थर्ड वन इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे हमने लिखा e टू दी पावर ax प्लस बी, तो इसका आर्गुमेंट कौन हुआ, ये आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो ax प्लस बी है, ये क्या है, ये डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी है। बात समझ में आ रही है? और ये जो कंप्लीट e टू दी पावर ax प्लस बी आया है, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस। क्लियर है? यानी कहने का ये मतलब है यहां पर कि ये जो मैंने लिखा ax प्लस बी, इसका डायमेंशन क्या होगा, 1, यानी डायमेंशनलेस हो गया। और यहां जो लिखा e टू दी पावर ax प्लस बी, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। क्लियर है? तो ये जो लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया कि किसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, कौन कौन डायमेंशनलेस होता है, इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। अब क्या एप्लीकेशन होगा, फटाफट लिखो तो बताते हैं।